आज आपके लिए एक और कहानी, हरिशंकर परसाई की कहानी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। चुनाव हो गए, नतीजे आ रहे हैं, कार्यकर्ता अब कहीं नहीं दिखता। चुनाव के दिनों में यह एक नई नस्ल पैदा होती है, कार्यकर्ता। सच्चा कार्यकर्ता वह है जो पार्टी को पाल्टी बोलता है, विरोधी को चुनौती देता है और जिसकी सारी कोशिश यह होती है कि उम्मीदवार से ज्यादा पैसे चाय नाश्ते के लिए झटक ले। वर्षा और शीत की संधि वेला में पतंगे बल्ब के आसपास मंडराते हैं। वे मुझे कार्यकर्ता लगते हैं और बल्ब उम्मीदवार। फिर पतंगे लोप हो जाते हैं, बल्ब बराबर जलता रहता है। कार्यकर्ता अब सिर्फ तब दिखता है जब किसी की जमानत दिलानी होती है, पुलिस केस दबाना होता है या तबादला कराना होता है। बड़ा शोर था इस चुनाव का। घोषणाएं की जाती थी कि यह चुनाव धर्म युद्ध है, कौरव पांडव संग्राम है। धृतराष्ट्र चौंक कर संजय से कहते हैं, ये लोग अभी भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई कब लड़ेंगे? संजय कहते हैं, इन्हें दूसरों की लड़ाई में उलझा कर रखना सिखाया गया है। ये दूसरों की लड़ाई लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं। धर्म युद्ध है तो बड़े भाई युधिष्ठिर को जरूर जुआ खेलने की लत पड़ गई होगी। कौन कौरव कौन पांडव, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देख रहा था कि जो अपने को पांडव कहते थे वही द्रौपदी को चौराहे पर नंगा कर रहे थे, और अब देख रहा हूं कि कुछ पांडव कौरवों के भीतर ही भीतर मिले हुए हैं और कुछ कौरव पांडवों से। किस हेतु है यह धर्म युद्ध? सुई की नोक के बराबर जमीन के लिए, या इसलिए कि द्रौपदी बाल बिखराकर बिफरती हुई पतियों को धिक्कार रही है? राजनीति का ज्ञानी कहता है, इस चुनाव के इश्यू को समझो। यह चुनाव संविधान और न्यायपालिका का भाग्य निर्माण करेगा। संविधान पवित्र है, यह बदला नहीं जा सकता। न्यायपालिका सर्वोच्च है, यह संविधान की रक्षा करती है। वह संविधान की पोथी पर हल्दी अक्षत चढ़ाकर उसकी पूजा करता है। मैंने पूछा, इसकी पूजा क्यों करते हो? वह जवाब देता है, क्योंकि यह 20-22 साल पहले लिखा गया था। मैं पूछता हूं, इसे किसने लिखा, क्यों लिखा, किस परिस्थितियों में लिखा? लिखने वालों के विचार मान्यताएं क्या थे? उनकी क्या कल्पना थी? क्या जरूरतों से वे प्रेरित थे? देशवासियों के भविष्य के बारे में उसकी क्या योजनाएं थी? क्या वे सवाल इन पोथियों के बारे में पूछना जायज नहीं है? वह कहता है, कतई नहीं। जो पहले लिखा गया है उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। वह तर्क के परे है। पहले लिखे की पूजा और रक्षा होनी चाहिए। वह पवित्र है। भोजपत्र पर जो लिखा है वह आर्ट पेपर पर छपे से ज्यादा पवित्र होता है। दूसरा ज्ञानी कहता है, देखो जी, संविधान एक औजार है जिससे कुछ बनाना है। संविधान को आदमी बनाता है, आदमी को संविधान नहीं बनाता। इस औजार से मनुष्य का भाग्य बनाना है। मैं पूछता हूं, पर बनाने में औजार घिस जाए या टूट जाए तो? जवाब देता है, तो मरम्मत कर लेंगे या दूसरा औजार ले आएंगे। मैं देखता हूं एक ज्ञानी इस औजार को रोज निकालता है, उसे साफ करता है, उस पर पॉलिश करता है और डब्बे में रखकर उसे ताले में बंद कर देता है। वह औजार से बनाता कुछ नहीं। पूछता हूं, इस औजार से कुछ बनाओगे नहीं? वह कहता है, नहीं, बनाने से औजार बिगड़ जाएगा। हमारा कर्तव्य है औजार की रक्षा करना। यह तो मजबूत तिजोरी है,
वह न्यायपालिका है। इसमें हमने पॉलिश करके संविधान को रख दिया है, अब वह सुरक्षित है। मैं पूछता हूं, और तुम या हम जैसे लोगों का क्या होगा? हमारा कहीं अस्तित्व है? हम क्या सिर्फ पहरेदार हैं? उस ज्ञानी के जवाब से ऐसा लगता है जैसे न्यायपालिका को संविधान का गर्भ रह गया था, जिससे हम करोड़ों आदमी पैदा हो गए। हम संविधान और न्यायपालिका के व्याभिचार के अवैध संतान हैं। तभी तो हमें कोई नहीं पूछता। न्याय देवता का मैं आदर करता हूं, पर एक न्याय देवता सेशन कोर्ट में बैठता है, दूसरा हाई कोर्ट में और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में। सेशन वाला न्याय देवता मुझे मौत की सजा दे देता है। मैं जानता हूं मैं बेकसूर हूं। उधर हाई कोर्ट में बैठा न्याय देवता बड़ी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहा है कि वह मेरे सामने आए, मैं इस निर्दोष को बरी कर दूं। पर मैं उसके सामने नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास 5-6 हजार रुपए नहीं है। न्याय देवता मेरी तरफ करुणा से देखता है और मैं उसकी तरफ याचना से, पर हम आमने सामने नहीं हो सकते। अगर मैं 5-6 हजार रुपए खर्च कर लूं तो फांसी से बच सकता हूं। कौन सा न्याय देवता सच्चा है? सेशन वाला जो फांसी देता है या हाई कोर्ट वाला जो बरी करता है? छोटे आदमी के लिए छोटे देवता, बड़े आदमी के लिए बड़े देवता तक पहुंच। छोटे आदमी का भाग्य निर्माता गांव के बाहर के बेर वृक्ष के नीचे रखा लाल पत्थर, और बड़े आदमी के लिए रामेश्वर का देवता। दिन भर इन चीजों में दिमाग उलझा रहा। संविधान, न्यायपालिका, संसद, मूलभूत अधिकार, शब्द, संविधान का शब्द, उस शब्द का अर्थ, अर्थभेद, लिखा ब्रह्म शब्द। शाम को रिक्शे में बैठा मैं लौट रहा था। रिक्शा वाला बात करने लगा। मैं रिक्शे में अक्सर बैठता हूं और जल्दी न हो तो रिक्शे वाले से बात करता चलता हूं। मैं उससे पूछता हूं, तुमने वोट दिया? उसने कहा, नहीं साहब, फालतू हाथ पर काला धब्बा लगवाने से क्या फायदा। मतदान का पवित्र अधिकार जिसे कहते हैं, उसे यह रिक्शा वाला हाथ पर काला धब्बा लगाना कहता है। वह कहता है 2-3 घंटे लगते हैं वोट डालने में, इतने में 2-3 रुपए कमा लेते हैं, जिससे बच्चों का पेट रात को भरता है। वोट दे दें तो बच्चे भूखे रहें। बाप के वोट देने के शौक के लिए बच्चे भूखे क्यों रहें? बताइए साहब। मैंने कहा, तुम क्या वोट की कीमत नहीं जानते? उसने कहा, जानता हूं। एक वोट से हार या जीत हो सकती है। मेरे एक वोट से कोई जीत सकता है, पर उससे मेरा क्या फायदा? हम लोगों का तो कोई भी भला नहीं करता। जब जब हमने वोट दिया है उसके बाद हमारी मुसीबत और बढ़ गई है। यह वोट ही पाप की जड़ है, तो हमने वोट डालना ही बंद कर दिया। संसदीय लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों को परेशानी होगी कि बहुत लोग वोट को पाप की जड़ मानने लगे हैं। ज्ञानियों की बहुत सारी बातें मैं सुन चुका था, अब इस अज्ञानी की बातें सुन रहा हूं। वह कहता है, साहब, इन सब में होड़ लगी है कि कौन हमें भूखा मार ले। हमारा क्या है? किस्मत में जितना है उतना मिल जाता है। वह क्रोध से किस्मत पर आ जाता है। इस देश के ज्ञानी या ज्ञानी सबकी यह विडंबना है कि वह क्रोध से फौरन किस्मत पर आ जाता है। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती। ज्ञानियों की और अज्ञानी रिक्शे वाले की बातें मन में गूंजती रहती है। नींद आती है तो मैं एक सपना देखता हूं। मैं ऊब कर एक अजनबी प्रदेश में पहुंच गया हूं। वहां लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं, सरकार हमें भूखा रहने दो, हमें भूखा मरने का अधिकार है। यह सरकार हमारे इस अधिकार को छीन रही है।
हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब आता है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जनता भूखी मरे, पर कुछ पैदावार हो जाती है तो हम क्या करें? उसे किसी न किसी को खाना ही पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अन्न देना सरकार की मजबूरी है। जनता कहती है नहीं नहीं, हमें यह सरकार नहीं चाहिए, हम सरकार बदलेंगे। हमें वह सरकार चाहिए जो हमें भूखा रखे। सरकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी, फिर से चुनाव हो। मैं सपना देख रहा हूं, निर्वाचन का निश्चय हो जाता है। जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है वह है जनता को कैसे भूखा मारना। राजनीतिक पार्टियां प्रचार कार्य में लगी हैं। पार्टी नंबर 1 कहती है, हम जनता को वचन देते हैं कि हम सत्ता में आते ही खेती बंद करवा देंगे। अन्न ही पैदा नहीं होगा तो जनता भूखी रहेगी ही। जनता कहती है नहीं नहीं, अन्न तो खूब पैदा होना चाहिए, फिर भी हमें भूखा रहने देना होगा। अन्न पैदा नहीं होगा तो हमारा राष्ट्रीय गौरव नष्ट हो जाएगा। पार्टी नंबर 2 का वादा है, हम अन्न तो पैदा होने देंगे, पर उसे इतना महंगा कर देंगे कि लोग खा नहीं सकते। जनता कहती है, यह खेल हम बहुत देख चुके हैं, इससे हमें संतोष नहीं है, हम नए ढंग से भूखा मरना चाहते हैं। तब तीसरी पार्टी आती है, वह कहती है, हम अन्न की पैदावार खूब बढ़ाएंगे, पर साथ ही चूहों का भी सघन उत्पादन होगा। जनता को अन्न उत्पादन का गौरव भी मिलेगा और चूहों को अन्न खा जाने के कारण जनता को भूखा मरने का सुख भी प्राप्त होगा। जनता कहती है, यह पार्टी हमें पसंद है, इसी की सरकार बनेगी। हम बाहुल्य में भूखा मरना चाहते हैं। सरकार बन जाती है, सघन खेती का कार्यक्रम लागू हो जाता है, साथ ही चूहों का सघन उत्पादन भी चलता है। अच्छी अच्छी नस्ल के चूहे, आदमी से भी बड़े कद वाले, आदमी से दुगुने पेट वाले। अन्न पैदा होता है और चूहे उसे खा जाते हैं। जनता खुश होती है और सरकार की जय बोलती है। साल पर साल निकल जाते हैं, फसल चूहे खा जाते हैं, आदमी की पीढ़ियां खुशी खुशी भूखी मर रही है। एक साल अकाल पड़ जाता है, चूहों के खाने के लिए अन्न नहीं है। चूहे सरकार को घेरते हैं, कहते हैं, हमने अपने को आदमी से बड़ा बनाने के लिए लगातार ओवर ईटिंग की है, हमारी खाने की आदत पड़ गई है, हमें खाने को दो। सरकार कहती है, जरा धीरज रखो, अगली फसल तक रुक जाओ। चूहे कहते हैं, धीरज हमें नहीं है, हम भूखे हैं, तुम्ही ने हमें खाने की लत लगाई है, अब हमारा पेट भरो। सरकार कहती है, पर हम तुम्हारा पेट किस चीज से भरें? चूहे बेताब हैं, वे भूख से तिलमिला रहे हैं। वे कहते हैं, तुम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। और मैं देखता हूं चूहे दांत किटकिटा कर भिड़ जाते हैं। पहले चूहे संविधान को कुतर कुतर कर खा जाते हैं, फिर चूहे सरकार को खा जाते हैं, संसद को खा जाते हैं, न्यायपालिका को खा जाते हैं। मेरी नींद खुल जाती है। संवैधानिक बहस करने वाले ज्ञानी मुझे याद आते हैं। फिर याद आता है वह रिक्शा वाला। क्या अर्थ है इस सपने का, पता नहीं। फिर त्रिजटा सीता से कहती है, यह सपना मैं काहूं विचारी, हुई है सत्य एक दिन चारी।